वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हमने मैराथन क्लासेस शुरू कर रखी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। ठीक है। इससे पहले हमारी इस सीरीज की, यानी जो जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना एनईपी का, इसके बेस पे ही हमने ये सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। हर लाइन पे एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा पढ़ना लेंथी भी हो जाता है कई बार। कंटिन्यूटी बनाए रखना बोर्डम होने का एक विषय हो जाता है। बच्चा बोर फील करता है लगातार, इसमें इसको पढ़ नहीं पाता है। तो हमने कोशिश करी है कि हर लाइन को हम कवर करें और छोड़े ना, और ऐसे कवर करें विद एक्सप्लेनेशन और विद क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भाई, हमने इससे पहले डिस्कस करे थे 400 क्वेश्चन। ठीक है। अब 400 और नए क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इसी इसी प्रकार से हम 400 प्लस इस प्रकार से 2500 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस कर देंगे। एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसपे हमारा क्वेश्चन ना बने। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहिएगा। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करके उसको सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भी। उससे क्या है, मेरे को भी, यदि आपका कोई हमारे ऊपर सजेशन है या कोई कमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको भी कोई क्वेश्चन बनता है आपका, तो उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कैरिकुलर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की। जो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर था ना, वो पहले क्या होता था, इससे इस एजुकेशन से पॉलिसी से पहले किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था और अब क्या चेंजेस आए हैं, वो हमने डिफरेंशिएट करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या है, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर अपना पता क्या होता था 10+2। 10+2 में क्या होता था, एंट्री तो बच्चे की 6 ईयर पे होती थी। ठीक है। और सीधा वो 16 साल तक पढ़ता जाएगा और उसकी 10 क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। यानी पहली से 10वीं, पहली में आएगा वो 6 ईयर की एज में। ठीक है। और 10वीं कर लेगा वो 16 ईयर की एज में। बिल्कुल सिंपल उन्होंने बना रखा था, कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है। इससे पहले एमपीटी था, मतलब अ, बच्चा 6 साल से पहले वो सीख रहा था नहीं सीख रहा था, आंगनबाड़ी में जा रहा था नहीं जा रहा था, चलो जा भी रहा था तो भी उसकी उसको क्या कर रहे थे, कंटेन या उसको काउंट नहीं कर रहे थे, है ना, एकेडमिक स्ट्रक्चर में, है ना। और फिर उसके बाद आता था 2 एज का और सेट, मतलब 2 ईयर का एक और सेट आता था जिसमें आपकी एज क्या हो जाती थी, जैसे यहाँ 6 से 16 थी तो 17 और 18। ठीक है। तो ये एज में आपका प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था। आज जो नई एजुकेशन अपनी पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई है जो अपनी 2020, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फाउंडेशनल को इसने तोड़ दिया 5 ईयर के सेट में। ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, बच्चे की एंट्री है ना, अब 3 साल से ही होगी। ठीक है। वो 3 साल कहाँ बिताएगा बच्चा, आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में, बाल वाटिका में। ठीक है। और वो उसमें क्या सीखेगा, एफएलएन। एफएलएन में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है। और उसमें एज आपकी क्या रहेगी भाई, 3, 4, मतलब 3, 4, 5 और 6, है ना। यानी 6 तक, 6 को काउंट नहीं करोगे, आधा 6 मान सकते हो इसमें। क्योंकि आपका देखो यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, 6, 6 to 6, 8, 8 to 8, 11, 11 to 11, इस प्रकार से रहेगा, कंटिन्यूटी में है। ठीक है। तो आप देखोगे पहले जो 3 साल है बच्चा बाल वाटिका में बिताएगा। ठीक है। और उसके बाद वो 2 साल और बिताएगा प्री स्कूल में, जिसमें वो क्या करेगा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ठीक है। फर्स्ट क्लास और प्राइमरी स्कूल में। ठीक है। तो प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल में क्या डिफरेंस है, प्री स्कूल तो सेट ऑफ 3 ईयर है ना, जो पहले फाउंडेशनल के, फाउंडेशनल आपका 5 साल का है, 5 साल टूटा हुआ है 3+2 में। ये तीन क्या है आपके, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। और ये दो क्या है, पहली और दूसरी क्लास। फिर आप जाओगे प्रिपरेटरी स्टेज में, उसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ एज आपकी 3 to 6, 3 साल। फिर यहाँ 6 to 8, 2 साल, यानी 3+2 = 5। यहाँ एज आपकी होगी थी 6 से 8, एज आपकी
आगे बढ़ती चली जाएगी तो भाई 3 साल का और आपने सेट बना दिया, जिसको आपने प्रिपरेटरी स्टेज बोला है, और उसमें आपकी एज, आप 8 8 साल से 11 साल तक रहोगे इस स्टेज में, और जिसमें आपको क्या क्या, कौन सी क्लास कवर कर दोगे भाई, तीसरी से लेकर पांचवी तक। ठीक है, तो तीसरी चौथी और पांचवी, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही 11 साल के हो जाओगे तो आप मिडिल उसमें चले जाओगे ना, मिडिल में। तो मिडिल में आपका क्या रहेगा, आपकी एज 11 से 14 है, और 11 से 14 आप क्लास कौन सी कर पाओगे भाई, छठी से आठवीं तक, तो छठी सातवीं और आठवीं, तो ये मिडल आपका कवर हो गया। ठीक है, ये भी 3 साल का ही सेट है। ठीक है, अब ऊपर आप जाओगे कि भाई मिडिल के बाद क्या आएगा आपका, सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी में आप क्या 4 क्लास पढ़ोगे, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, एज 14 से लेकर 18 तक, और उसमें आप कौन सी क्लास कवर कर पाओगे, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, तो 4 यहाँ होगी। तो आपके सेट है ना, वो सेटों का जो स्ट्रक्चर है, वही तो इसने बताया कि भाई जो करिकुलर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन है ना आपका, वो अब न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर यानी एनईपी ने, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कैसा स्ट्रक्चर आपका प्रपोज किया है। पहले था 10+2, और अब क्या हो गया, वो चेंज हो गए 5+3+3+4, जहां पर ये 5 क्या था, फाउंडेशनल, ये 3 क्या था, प्रीपेटरी, 3 ये क्या था, मिडल, ये 4 क्या है, सेकेंडरी, FPMS। ठीक है, इसको ऐसे याद कराया जा सकता है। फिर आगे क्या है भाई, फाउंडेशनल स्टेज इन NEP 2020 कवर्स विच एज ग्रुप। भी फाउंडेशनल स्टेज कौन सी एज को कवर करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 to 8 नहीं, 6 to 9 नहीं, 7 to 4 नहीं, आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है वो भाई यहाँ 5 to 8 कवर करेगा, क्योंकि 3 ईयर ऑफ आपकी आंगनवाड़ी रहेंगी, 2 ईयर आपका प्री स्कूल रहेगा, प्राइमरी स्कूल रहेगा। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज का जैसे इसमें भी बताया है ना, यहाँ एज कितनी है आपकी देखो, 3 to 6, 6 to 8, यानी यहाँ बच्चा 3 से 8 साल तक रहेगा। तो 3 से 8 साल का, इसमें ये गलत हो जाएगा बच्चे, ये ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन गलत हो गई है, ऑप्शन बी गलत है आपका, ऑप्शन ए ठीक है, फाउंडेशन ग्रुप। और यहाँ क्या रहेगा, बी हाउ मेनी ईयर डज प्री स्टेज कॉम्प्रोमाइज कंप्रेस कंप्राइज, यानी यहाँ पर आप प्री में देखोगे तो कितने साल है, स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का है, तो प्री यहाँ पर आता है, वो 3 साल लेगा आपका। 3 साल में आपका प्री में, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि भाई ये जो 3 साल का तो सेट है, और क्लास बच्चा तीसरी से पांचवी तक पहुंचेगा, तीसरी चौथी और पांचवी, और एज उसकी यहाँ पर 8 से 11 हो जाएगी। ठीक है, 8 से 11। और फिर नेक्स्ट क्या है, एट विच स्टेज एट एट विच स्टेज आर सब्जेक्ट टीचर्स इंट्रोड्यूस फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ है, एनालिटिक थिंकिंग, यानी जो थोड़े मुश्किल से कंसेप्ट बच्चे को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस टीचर कब करवाना शुरू करता है, किस स्टेज पे, फाउंडेशनल स्टेज में तो बच्चा समझेगा नहीं, प्रीपेटरी में भी इतनी भी उसकी जो समझ है ना वो इतनी नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो मिडिल स्टेज है ना, जो आपकी मिडिल स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी जब बच्चा 11 से 14 साल के बीच में रहेगा ना, छठी से आठवीं तक, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करवाना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कि भाई आपको ऐसा बोल दिया जाए, किसी एक्सपेरिमेंट की आउटपुट बता रहे हैं आपको, और वो आपको बिना दिखाए आपको समझा रहे हैं चीजें, आपके माइंड में वो चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि भाई इस चीज में यदि हम ये मिला देंगे या इस चीज में वो मिला देंगे तो इस प्रकार की चीज बनेगी, तो बच्चा समझेगा उस चीज को, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बोलेंगे। तो बच्चे को टीचर कब सिखाएगा, ये मिडिल स्टेज में सिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद एट विच एट व्हाट इज द रेंज फॉर द सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज की जो रेंज है, जैसा कि हमने देखा है, सेकेंडरी जो स्टेज है वो 14 से 18 तक की है, 14 से 18 हो जाएगा। फिर एट विच स्टेज emphasizes flexible multi-level
प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो भाई ये प्ले एक्टिविटी बेस यानी खेल खेल में सिखाना, ये कौन सी स्टेज है? फ्लेक्सिबल है, जो ज्यादा रिजिड नहीं है। खेल खेल में कब सिखाते हो? बच्चे को सिखाते हो तो वो कौन सी स्टेज पे सिखाते हो? फाउंडेशनल स्टेज पे सिखाओगे। ठीक है। और अब हम देखते हैं, इन विच स्टेज डज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विद ग्रेटर स्टूडेंट चॉइस बिगिन। भाई बच्चे की जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पढ़ने की जो चॉइस है वो कब से स्टार्ट होगी? वो सेकेंडरी स्टेज से स्टार्ट होगी। यानी जब बच्चा मान लो किस एज का होगा, 14 से 18। इससे पहले तो ना कुछ उसकी कुल मिलाकर फाउंडेशनल में तो खेल खेल में सिखाना है। यहाँ मिडिल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करवानी है उसकी। और ये सेकेंडरी में जाके ना उस वो चॉइस बेस पे, यदि वो साइंस के साथ म्यूजिक भी लेना चाहता है, या समझ रहे हो ना कि भाई उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की बात है ना, उसकी चॉइस सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी जैसे ये बच्चा 9वीं से 12वीं रहेगा तो वो अपने सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है अपनी मतलब उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग, उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग, तो वो चीजों को कर सकता है, चॉइस कर सकता है सब्जेक्ट की। द मिडिल स्टेज कोरस्पॉन्ड्स टू विच ग्रेड? मिडिल स्टेज कौन सी उसमें बिलोंग करती है? भाई एज रहती है आपकी 11 से 14। ठीक है। 11 से 14 आपकी मिडिल एज की, मिडिल स्टेज की एज रहेगी। तो आप और उसमें ग्रेड क्लास कौन सी करेगा बच्चा? बच्चा क्लास करेगा उसमें 6ठी से 8वीं, यानी जो आपका तीसरा सेट है वो 6ठी से 8वीं का होगा। ठीक है। तो आपकी जो क्लास होगी मिडिल स्टेज की 6ठी से 8वीं रहेगी उसमें। ठीक है। और एज उसमें 11 से 14। ठीक है। एज का आपको थ्री, जैसे फाउंडेशनल में देखा ना आपने, भाई फाउंडेशनल में 3 इयर्स में आपकी आंगनवाड़ी रहेगी, फिर आपके 2 साल प्री स्कूल रहेगा। ठीक है। और नहीं, प्री स्कूल नहीं, प्राइमरी स्कूल की पहली 2 क्लास। और फिर आपका प्रीपेटरी में क्या रहेगा? 3 क्लास रहेंगी, तीसरी चौथी पांचवी। और एज रहेगी 8 से 11। फिर मिडिल में रहेगी आपकी 6ठी 7वीं 8वीं, एज रहेगी 11 से 12 13 14। फिर सेकेंडरी में आपकी क्लास रहेंगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और एज रहेगी आपकी 14 15 16 17 और 18। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें रिवाइज करनी है, तभी आपको ये मेमोराइज हो पाएंगी चीजें। फिर क्या है? एट प्राइमरी पेडालॉजिकल अप्रोच इन फाउंडेशनल स्टेज, टेक्स्ट बुक लर्निंग नहीं, लर्निंग बेस्ड लेक्चर बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग नहीं, खेल खेल में एक्टिविटी बेस पे बच्चे को आप सिखाओगे। ठीक है। अब क्या है इसमें? 5+3+3+4 डिजाइन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, ये ये स्ट्रक्चर है ना, क्यों अपने को अडॉप्ट करना पड़ा है, किस बेस पे इसको डिजाइन कराया गया है? तो डेवलपमेंटल नीड ऑफ लर्नर्स। बच्चा है ना, बच्चे की जो नीड है डेवलपमेंट करने की, मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे, अ, यानी जो नीड थी बच्चे के सिखाने के लिए, उसके बेस पे ही इसने बताया ना, स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू रिस्पॉन्सिव टू डेवलपमेंट नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एट डिफरेंट स्टेज। ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा गया है, उसके हर आयाम पे उसको विकसित करना है। तो डेवलपमेंट नीड के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर को डिजाइन कराया गया है। विच स्टेज बिगेन टू इनकॉर्पोरेट लाइट टेक्स्ट बुक अलोंग विद इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी इंटरेक्टिव लर्निंग, लाइट टेक्स्ट बुक आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उनके साथ जोड़ सकते हो। लाइट, जैसे यहाँ पर बात हो रही है ना, या तो खेल खेल में खिलाना है, यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का कायदा हो गया, का छोटी पतली किताब होगी, यानी उसमें आपको कंटेंट है ना बहुत ज्यादा नहीं रखना, उसमें लाइट टेक्स्ट बुक रखनी है। ठीक है। बोझा नहीं भरना उसको। यानी जो ये एज है आपकी 6ठी से 8वीं, 6ठी से 8वीं एज तक बच्चा पहली और दूसरी, नहीं प्री पेटरी की बात हो रही ना, भाई 8वीं 8 एज से 11 एज तक क्लास में जाएगा, वो तीसरी चौथी और पांचवी में, यानी पांचवी तक उसको हल्का जो मटेरियल है ना वो उसके साथ जोड़ेंगे अपन, उस स्टेज को बोलेंगे हम प्री पेटरी स्टेज। ठीक है। तो प्री पेटरी स्टेज बिगिंस टू इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक अलोंग द फॉर्मल बट इंटरेक्टिव, और इंटरेक्टिव लर्निंग रहेगी, उससे इंटरेक्शन से चीजें सिखाई जाएंगी, यानी मौखिक ज्ञान भी पे ज्यादा फोकस रहेगा यहाँ पर। ठीक है। और फिर क्या है? एट व्हाट एज डज द
फाउंडेशनल स्टेज बिगिन। तो ये कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट हो जाती है फाउंडेशनल स्टेज? यहाँ पर ये जो 5 ईयर है ये गलत रहेगा, ये 3 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 3 ईयर से ही आपकी फाउंडेशन स्टेज बिगिन हो जाती है। 3 टू 8, यहाँ लिख रखा है ना, 3 टू 8। जी, यहाँ पर आपकी पहले 3 साल आंगनवाड़ी बालवाटिका प्री स्कूल है, और फिर 2 क्लास आपकी प्राइमरी स्कूल की होगी, पहली और दूसरी, जहाँ पर आप 8 साल तक के हो जाओगे। और यहाँ पर क्या है फिर, द फाउंडेशन स्टेज बिगिन एट एज 5। अच्छा, कवरिंग 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल एंड 2 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो इसने कहा तो वैसे यही है कि भाई 3 साल तो प्री स्कूल के लगाएगा और 2 साल प्राइमरी स्कूल के लगाएगा, लेकिन एज इसकी यहाँ पर देखोगे तो एज 3 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 5 साल से। ठीक है, तो स्टार्ट की बात करोगे तो आप फाउंडेशन स्टेज, ये है आपकी फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, और अब यहाँ क्या कहा है इसने, हाउ इज द सेकेंडरी स्टेज डिवाइड। सेकेंडरी स्टेज है वो आपने कैसे डिवाइड कर रखी है? सेकेंडरी स्टेज आप देखोगे कि भाई जो 2 फेजों में डिवाइड कर रखी है, भाई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। जो ये चार है ना, ये जो चार है ये भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। 9वीं और 10वीं का जोड़ा है, और 11वीं और 12वीं का है। तो इसमें 2 ग्रेड्स में 2+2 ईयर में तोड़ रखे हैं इसको भी। ठीक है, 9वीं 10वीं का एक जोड़ा, 10वीं 11वीं का, 11वीं 12वीं का एक जोड़ा। तो सेकेंड स्टेज को भी फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, 2 फेजों में। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज एम्फेसाइज्ड अक्रॉस ऑल स्टेज। वो कैसी आप सारी स्टेजों में किस प्रकार की लर्निंग रहेगी? रोट लर्निंग, रट्टा मार हुआओगे नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, कम्पिटिटिव नहीं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। करके देखो उस चीज को, एक्सपेरिमेंट करके देखो, तभी आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इस पे ध्यान रहेगा। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर एम्स टू रिप्लेस। भाई ये जो न्यू स्ट्रक्चर है इसका क्या एम है, किस चीज को रिप्लेस करेगा ये? भाई कल्चर ऑफ रोट लर्निंग है ना, इसको बदलने की बात करेगा, रिप्लेस करने की बात करेगा। ठीक है, और मल्टीलिंग्विज्म एंड लैंग्वेज पॉलिसी पे जब हम बात करेंगे तो 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू विद। भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको कंटिन्यू करवाना है, तो वो फिक्स्ड लैंग्वेज फॉर ऑल स्टेट। ऐसा नहीं है, अपने देश में 28 29 राज्य हैं, तो उनमें ऐसा नहीं कि तीन ही जो लैंग्वेज फार्मूला है सबके लिए सेम होगा। ऐसा होने से बवाल हो जाएगा। हमको हर स्टेट को ध्यान रखना है, उसकी ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। भाई जिसको जो मन कर रहा है, जिसे लैंग्वेज को अडोप्ट करने का मन कर रहा है, एक लैंग्वेज का है ना, तो वो उसको अपनाएगा। तो नो इम्पोजन ऑन स्टेज है ना, तो उनको थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। हाउ मेनी ऑफ 3 लैंग्वेज मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। तो मतलब इंडिया से बिलोंग करने वाले 3 लैंग्वेज फार्मूला में कितनी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए, जो इंडियन लैंग्वेज हो। एक आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हो। पॉलिसी स्पेसिफाई दैट एटलीस्ट 2 ऑफ 3 लैंग्वेज शुड बी नेटिव टू इंडिया, यानी भारतीय भाषा होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों को पढ़ाओगे। एक बार के सकते हो, व्हेन कैन स्टूडेंट्स चेंज देयर लैंग्वेज चॉइस। तो बच्चा अपनी लैंग्वेज चॉइस को कब जाकर चेंज कर सकता है? वो छठी से 7वीं ग्रेड पे जाकर बच्चा अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। जो उसका मन करेगा, इंग्लिश में पढ़ने का मन करेगा इंग्लिश में पढ़ेगा, लेकिन छह से पहले 6 से पहले उसकी चॉइस नहीं है। ठीक है, बाई वेन मस्ट स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट बेसिक प्रोफिशिएंसी इन 3 लैंग्वेज। आप देखोगे भाई जो बेसिक प्रोफिशिएंसी है ना 3 लैंग्वेज की, बच्चे की कब तक आ जानी चाहिए? एंड ऑफ सेकेंडरी स्कूल, यानी जो जब बच्चा यहाँ यहाँ से निकलेगा ना, 18 साल तक का हो जाएगा, तो वहां तक है ना उसकी तीनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो जानी चाहिए। दो तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज होंगी, एक तो हिंदी होगी मान लो, एक दूसरी इंग्लिश होगी। तो जो आप तीसरी जो लैंग्वेज लेगा ना, वो हिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए यही है, हिंदी और इंग्लिश हो तीसरी कोई लैंग्वेज। और जैसे ही आप मध्य भारत में जाओगे तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी ले सकता है। तो 3 भाषाओं में जो उसकी प्रोफेंसी है ना, बेसिक प्रोफेंसी दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। एंड ऑफ सेकेंडरी स्कूल 12वीं तक के बच्चे को 3 लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज एम्फेसाइज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ग्रेड्स। आप बात करोगे
तो वो जो मीडियम शुड बी होम लैंग्वेज, लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज बेस पे ही आपकी अर्ली ग्रेड्स में पढ़ाई होगी। तो होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज बेस पे ही आपकी एटलीस्ट 5 ग्रेड और मतलब जो एनईपी है वो चाहती है कम से कम 5 साल तक तो भाई आप ये थ्री फार्मूला लागू करोगे करोगे। ठीक है, जिसमें आपकी होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज रही रहेगी। और प्रेफर ये कर रही है कि भाई 8वीं तक चलाओ इस चीज को। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा चाहे कि भाई मैं तो छठी के रेट में जाके बदलना चाह रहा हूँ, मैं मेरे को तो इंग्लिश ज्यादा सीखनी, तो इंग्लिश सीखेगा, वो सीख सकता है, उसकी चॉइस है। ठीक है, प्रेफर 8वीं तक है। उसके बाद क्या है, विच इनिशिएटिव इंक्लूड द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसका इनिशिएटिव, लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका इनिशिएटिव यही रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत मशीन मिशन के अंडर है। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च या कंडक्टेड, ये ग्रेड 6 से 8 तक, 6, 7 और 8 में बच्चा लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेगा। ठीक है, द फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज कंडक्टेड ड्यूरिंग 6 to 8। ठीक है, हाउ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट असेस्ड, भाई ये कैसा होना चाहिए, थ्रो रिटन एग्जाम, थ्रो ओरल टेस्ट, थ्रो प्रोजेक्ट ओनली, नहीं, नो असेसमेंट, इट इज इट्स जॉयफुल एक्टिविटी। भाई ये असेसमेंट आपको इस प्रकार से करनी है कि आपने ना एनवायरनमेंट को जॉयफुल रखना है, पेंसिव नहीं रखना, रिटन एग्जाम नहीं लेना। इस हिसाब से आपको उसको खेल खेल में और उसको मजा आए उस चीज की एक्टिविटी करते हुए भी। तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इस बात की गारंटी देता है कि असेसमेंट नहीं है ये, इसमें कोई जॉयफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। व्हाट विल बी द प्रिपेयर्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये साइंस और मैथमेटिक्स की बुक केवल इंग्लिश में होनी चाहिए, नहीं, क्या डिजिटल कंटेंट होना चाहिए, नहीं, सिंप्लीफाइड नहीं, हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की हो और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। संस्कृत विल बी ऑफर्ड, कब ऑफर्ड करी जाएगी, ओनली हायर एजुकेशन में नहीं, ओनली एक्स्ट्रा करिकुलर संस्कृत स्कूलों में ही नहीं, एट आ लेवल एज इन रीचिंग ऑप्शन। ठीक है, संस्कृत विल ऑफर एट आ लेवल एज इंपोर्टेंट इन रीचिंग ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे को हर लेवल पर संस्कृत को चॉइस करने का ऑप्शन रहेगा। हाउ डज एनईपी डिस्क्राइब इंडिया लैंग्वेज। तो इंडिया इंडिया लैंग्वेज को एनईपी कैसे डिस्क्राइब कर रही है कि भाई लैंग्वेज है ना इंडिया की, रिचेस्ट है, मोस्ट साइंटिफिक है और मोस्ट एक्सप्रेसिव है। ठीक है, एक्सप्रेस करने वाली, अपनी भावना को बाहर रखने वाली। ठीक है, व्हाट इज द कंप्रेशन मेड फॉर संस्कृत लिटरेचर। तो ये आप बात करते हो स्मॉलर देन ग्रीक, नहीं, सिमिलर टू पर्शियन, नहीं, लिमिटेड टू रीजन एग्जिस्ट, नहीं, ग्रेटर देन लैटिन एंड ग्रीक कंबाइंड, दोनों को मिलाकर भी हम बात कर लें तो इनसे दोनों से ज्यादा एकली संस्कृत का लिटरेचर ज्यादा है। फिर आप बात करें विच हैज मेंशन्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज किस मतलब किन लैंग्वेजों को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, संस्कृत को, केवल साउथ इंडियन लैंग्वेज को, केवल एथिकल शेड्यूल लैंग्वेज को, नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, इनको हमने एनईपी में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर कैन स्टूडेंट्स लर्न एक क्लासिकल लैंग्वेज, कितनी समय में बच्चा एक क्लासिकल लैंग्वेज जो ऊपर ये लिखी हुई थी कितनी सीख सकता है। तो वो ऑल स्टूडेंट हैव ऑप्शन ऑफ लर्निंग एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो हर बच्चे को ना, पूरे देश के बच्चों को इन लैंग्वेजों को सीखने का 2 साल तक ऑप्शन रहेगा। फॉरेन लैंग्वेज विल बी ऑफर्ड एट, फॉरेन लैंग्वेज
इस स्टेज में जाके सिखाई जाएगी, क्योंकि इन स्टेजों में तो बच्चा इतनी समझ ही नहीं रखता। फिर क्या है, विच इज नॉट मेंशन्ड एज फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शन। भाई फॉरेन लैंग्वेज में कौन से ऑप्शन रखे हैं? कोरियन रखी है, जापानीज रखी है, थाई रखी है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज को हमने फॉरेन लैंग्वेज के ऑप्शन में रखा ही नहीं है। और क्या रखी है? कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रशियन, इनको हमने रखा है अपने ऑप्शन में सीखने के लिए, लेकिन चाइनीज को हमने नहीं रखा है लिस्ट में। हाउ विल लैंग्वेज टीचिंग बी एनहांस्ड? ओनली थ्रू ग्रामर, ओनली थ्रू टेक्स्ट बुक, ओनली थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस? नहीं, थ्रू गेम्फिकेशन, एप्स एंड कल्चर एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आप बात करते हो टीचिंग विल बी यूज गेमिफिकेशन, ऐप, फिल्म्स, थिएटर, पोएट्री, म्यूजिक एटसेट्रा। ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हो। म्यूजिक के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, थिएटर के थ्रू, फिल्म के थ्रू, एप्स के थ्रू बच्चे को आपको लैंग्वेज सिखानी है। व्हाट विल हैपन टू इंडियन साइन लैंग्वेज? इंडियन साइन लैंग्वेज की फुल फॉर्म, जैसे आईएसएल की फुल फॉर्म पूछेगा तो कोई, इंडियन साइन लैंग्वेज, तो ये क्या है? इसमें क्या ओपन होता है, क्या हैपन होता है? इट विल बी डिसकंटिन्यूड, ओनली लोकल लैंग्वेज वर्जन विल बी यूज, ऑप्शनल नहीं, इट विल बी स्टैंडर्डाइज नेशन वाइड। ये स्टैंडर्ड करता है नेशन, पूरे नेशन के तौर पर इंडियन लैंग्वेजेस के जो साइन है ना, उनको वो स्टैंडर्डाइज करता है। आईएसएल विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री विद नेशनल करिकुलम मटेरियल। लोकल साइन लैंग्वेज विल बी, ये क्या है? लोकल साइन लैंग्वेज विल बी, क्या ये डिसकंटिन्यू हुआ है? क्या ये रिप्लेस बाय आईएसएल से हुआ है? क्या ये थ्रो टोट ओनली स्पेशल स्कूल? नहीं, लोकल साइन लैंग्वेज विल बी रिस्पेक्टेड एंड टोट वेयर पॉसिबल एंड रेलेवेंट। जो लोकल साइन लैंग्वेज सिस्टम है आजकल, तो मतलब ये कह रहा है कि भाई ये आज भी सिखाया जा रहा है जहां पर रेलेवेंट है और इसकी रिस्पेक्ट से देखा जाता है इसको। अब आईएसएल काम कर रहा है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला कंसीडर, क्या करता है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, एस्पिरेशन को, नेशनल यूनिटी को ये कंसीडर करता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। यानी थ्री लैंग्वेज के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यूज सिखाते हो बच्चे को, एस्पिरेशनल और नेशनल यूनिटी के बारे में बताओगे। व्हाट इज ट्रिपल एस इन संस्कृत टीचिंग? संस्कृत टीचिंग में ट्रिपल एस क्या होता है? सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, नॉट संस्कृत स्टडी सिस्टम, नॉट संस्कृत स्पीकिंग स्किल, नॉट स्टैंडर्ड संस्कृत सिलेबस, नो, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। ये सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत ही ट्रिपल एस का काम करेगा। फिर आप बात करते हो व्हाट डज एस टी एस स्टैंड फॉर? एस टी एस क्या होता है? संस्कृत थ्रो संस्कृत, संस्कृत थ्रो संस्कृत, ये आपका आंसर हो जाएगा। एस टी एस स्टैंड फॉर संस्कृत थ्रो संस्कृत टीचिंग मेथड, यानी संस्कृत को संस्कृत के द्वारा ही पढ़ाओ, ये सिखाओ। बिसाइड क्लासिकल म्यूजिक, बिसाइड क्लासिकल लैंग्वेज, विच लैंग्वेज लिटरेचर मस्ट बी प्रिजर्व? किसको हमने बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है? तो पाली, पर्शियन और प्राकृत लैंग्वेज को हमने इसमें रखा गया है, प्रिजर्व के तौर पे रखा गया है। पाली, पर्शियन और प्राकृत लिटरेचर मस्ट आल्सो, यानी संरक्षित करके रखा गया है, बचाना है इनको, लैंग्वेजों को, खत्म होती जा रही है वो। वाई इज मल्टीलिंग्विज्म एम्फेसाइज फॉर यंग चिल्ड्रन? क्योंकि आप बात करते हो जो दूसरी, जो बच्चा 2 साल से 8 साल तक की एज का होता है ना, उसके अंदर ग्रेट कोग्निटिव होते हैं, यानी उसी दौरान उसका जो दिमाग है ना वो बड़ी ग्रेट लेवल पर है ना, कोग्निटिव लेवल पर उसका विकसित होता है उस एज में। तो उसी टाइम पर ही बच्चे को मल्टी लैंग्वेजम यानी बहुभाषा सिखाई जानी बड़ी आसान होती है। रिसर्च कहता है, रिसर्च शोज चिल्ड्रन पिक अप लैंग्वेज क्विकली बिटवीन
2 to 8 विद कोग्निटिव बेनिफिट, क्योंकि उसको उस टाइम पे कोग्निटिव बेनिफिट मिलेंगे, मानसिक तौर पे जो उसका विकास हो रहा है तो उसको हेल्प करता है चीजों को सीखने के लिए। हाउ विल लैंग्वेज टीचर्स बी एड्रेस? तो लैंग्वेज टीचर्स किस प्रकार से आपको देखते हैं, तो भाई रिड्यूस नंबर ऑफ टीचर नहीं, ओनली यूज ऑनलाइन टीचर, ओनली यूज ओनली हिंदी एंड इंग्लिश टीचर्स नहीं, मेजर एफर्ट टू इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेज। तो टीचर को लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर्स को हमने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लैंग्वेज टीचर्स को बढ़ाना है कहने का मतलब। व्हाट अप्रोच इज सजेस्टेड फॉर स्टूडेंट्स हु होम लैंग्वेज डिफर फ्रॉम मीडियम? तो हमको क्या अप्रोच रखनी है बच्चे को, क्या हमने सजेस्ट करना है, और तो वो बाईलिंगुअल अप्रोच एंड मटेरियल हमको, टीचर विल बी यूज बाईलिंगुअल अप्रोच एंड मटेरियल फॉर सच स्टूडेंट। ठीक है, आपकी पढ़ाने का मीडियम अलग है, बच्चे का बैकग्राउंड का लैंग्वेज का अलग है, तो आपको उससे कुल मिलाकर बाइलिंगुअल चीजों से आपको उसको पढ़ाना है, मटेरियल से। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके बेस पे क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द की थ्रस्ट ऑफ करिकुलम रिफॉर्म? भाई क्या की थ्रस्ट है करिकुलम रिफॉर्म का? आप देखते हो हमको मूव करना है रियल अंडरस्टैंडिंग पर, लर्निंग हाउ टू लर्न, अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, मोर रोट लर्निंग नहीं, ओनली डिजिटल लर्निंग नहीं, मोर होमवर्क नहीं, हमको अंडरस्टैंड करना रियल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। हमको ये सीखना है कि हमको कैसे सीखना है, हमको ये सीखना है कि हमको कैसे सीखना है, इसकी समझ विकसित करनी है वास्तविक तौर पर। तो की ट्रस्ट ऑफ करिकुलम रिफॉर्म का अपना यही अपना ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, वाही विल करिकुलम कंटेंट बी रिड्यूस? हमने करिकुलम कंटेंट को क्यों रिड्यूस किया है? टू रिड्यूस टीचर वर्कलोड, शॉर्टन स्कूल आवर्स, एलिमिनेट डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, टू मेक स्पेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड होलिस्टिक लर्निंग। ठीक है, हमको बच्चे का ओवरऑल क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, होलिस्टिक लर्निंग को डेवलप करना है, इसीलिए हमने कंटेंट का रिडक्शन कर दिया। जो किताबें हैं बहुत, जो पहले मोटी मोटी किताबें बच्चे पढ़ते थे वो बिल्कुल पतली पतली हो गई है, क्योंकि बच्चा अब क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करेगा। ठीक है, व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन? भाई आर्ट इंटीग्रेशन, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, ओनली आर्ट क्लास, ओनली एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास, ओनली फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं, क्रॉस करिकुलर अप्रोच यूजिंग आर्ट फॉर लर्निंग कंसेप्ट। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आपको आर्ट को, कला को आपकी करिकुलर से इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। आर्ट इंटीग्रेशन यूज आर्ट एंड कल्चर एज बेसिस फॉर लर्निंग कंसेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट में बच्चे कला आपको जोड़नी है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पोर्ट इंटीग्रेशन? भाई स्पोर्ट को, खेल को क्यों जोड़ा गया है लर्निंग में या आपके करिकुलर में? क्योंकि हमको भाई फिजिकल फिटनेस ही करनी है केवल, नहीं क्या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट करना है? नहीं, टू रिप्लेस पीई क्लास नहीं, हमको डेवलप करना है बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन की जो भावना है, टीम वर्क की जो भावना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो डेवलप हो बच्चे में। इसलिए क्योंकि खेल खेल में बच्चा टीम वर्क सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है कि मेरी वजह से मेरी टीम हार ना जाए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोलैबोरेशन यानी साथ मिलकर काम करने की आदत उसकी बढ़ती है, सहयोग करना सीखता है। व्हाट विल बी एम्बेडेड टू इन क्लास ट्रांसेक्शन? तो आप क्लास ट्रांसेक्शन की बात करते हो, तो भाई ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग के थ्रू होगा, डिजिटल लर्निंग के थ्रू होगा, एग्जाम प्रिपरेशन की नहीं, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर जॉयफुल क्लासरूम। क्लास जो रूम रहेंगे आपके जॉयफुल एनवायरनमेंट के साथ होने चाहिए, बच्चे को आनंद आना चाहिए, और आर्ट को आपको एजुकेशन से इंटीग्रेट करना है। व्हाट डज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इंक्लूड? भाई एक्सपेरिमेंटल जो आप इंक्लूड कर रहे हो क्लासरूम में या एजुकेशन में, वो किस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल
एक्टिविटी ऐड करोगे, जैसे हैंड्स ऑन, यानी जो हाथ से चीजें बनाने की जो कला है, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग, ये आपको चीजें जोड़नी है। ओनली फील्ड ट्रिप्स नहीं, ओनली लेबोरेटरी, ओनली प्रोजेक्ट नहीं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इंक्लूड्स हैंड्स ऑन, हैंडीक्राफ्ट जो हम बनाते हैं, जैसे बच्चे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी से खेलना। आर्ट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोगी। हाउ विल क्लासरूम ट्रांसैक्शन शिफ्ट, ये कहाँ, टुवर्ड कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मोर लेक्चर्स, ग्रुप वर्क, ऑनलाइन वर्क नहीं, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और कंपिटेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, भाई जो लर्निंग बाय डूइंग से चीजें सीखनी है। क्लासरूम ट्रांसैक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट, भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट के करने के पीछे एजुकेशन का क्या एम होता है, क्या जो भी देना होता है, क्या स्पोर्ट एक्सीलेंसी बनानी होती है, क्या केवल कल्चरल नॉलेज देनी होती है, नहीं। हमको स्टूडेंट का करेक्टर बनाना है, करेक्टर यानी चरित्र बनाना है, क्रिएट होलिस्टिक इंडिविजुअल, ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी हो। होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। हमको व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करना है। टू एजुकेशन एम एट कोग्निटिव डेवलपमेंट, पल्स करेक्टर बिल्डिंग एंड होलिस्टिक इंडिविजुअल। हु विल आइडेंटिफाई रिक्वायर स्किल सेट्स, कौन करेगा इसको आइडेंटिफाई करेगा, ओनली स्कूल, ओनली स्टेट, टीचर नहीं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को, मतलब कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल लेवल पर जो अपना कैरिकुलर चल रहा है, उसमें स्किल आप अच्छे से बच्चे को दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ये आइडेंटिफाई एनसीईआरटी करेगा। व्हाट विल द मैंडेटेड कंटेंट फोकस ऑन, तो ये आपका कंटेंट किस पर फोकस करेगा, मेमोराइजेशन फैक्ट पर, केवल थ्योरेटिकल पे, केवल हिस्टोरिकल पर नहीं, कंसेप्ट पर, आइडिया पर, एप्लीकेशन पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इस पर हमारा कंटेंट का फोकस होना चाहिए। हाउ विल टीचिंग बी कंडक्टेड, तो टीचिंग आपकी किस प्रकार से होगी आगे, टीचर सेंटर्ड पे होगी नहीं, टेक्स्ट बुक के थ्रू, ऑनलाइन मॉड्यूल पे नहीं, मोर इंटरेक्टिव विद क्वेश्चन इनकरेज्ड। हमको जो अपनी टीचिंग का जो मेथड है वो बदलकर किस प्रकार से करना पड़ेगा, बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन, और बच्चों को इनकरेज करना कि आप क्वेश्चन पूछो, बच्चों क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का प्रॉब्लम के बारे में सोचना सिखाएंगे। आगे क्या है, व्हाट विल असेसमेंट टूल अलाइन विद, यहाँ आप बात करते हो कि भाई ओनली एग्जाम पैटर्न नहीं, ओनली टेक्स्ट बुक कंटेंट, ओनली नेशनल स्टैंडर्ड नहीं। आप यहाँ बात करते हो असेसमेंट की, तो असेसमेंट किस प्रकार की होगी आपकी, भाई लर्निंग आउटकम, आउटकम क्या बच्चा कितना सीख सीख रहा है, कैपेबिलिटी है ना, और डिस्पोजिशन, इनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। असेसमेंट जो आप बच्चे को असेस कर रहे हो, ये देख रहे हो बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो आप किस बेस पे करोगे कि भाई क्या सीख पा रहा है, ठीक है, और कैपेबिलिटी क्या कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है, वो आप देखो। फिट इंडिया मूवमेंट कनेक्शन, व्हाट इज द फिट इंडिया मूवमेंट कनेक्शन, फिट इंडिया मूवमेंट किससे रिलेट करता है, एथलीट से ही करता है, नहीं, केवल स्कूल कंपटीशन नहीं, केवल हेल्थ एजुकेशन नहीं, स्पोर्ट इंटीग्रेशन टू अचीव फिटनेस लेवल इनवाइज्ड, ठीक है। स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एम टू अचीव फिटनेस लेवल एट इनवाइज्ड इन फिट इंडिया मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्लोर्ड इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस चीज को एक्सप्लोर कर रही है, केवल सब्जेक्ट को, केवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, केवल रियल वर्ल्ड नहीं, रैशनल अमोंग डिफरेंट सब्जेक्ट, रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है।
यानी किस चीज को बढ़ावा दे रही है? रैशनल थिंकिंग को, वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट को। रैशनल थिंकिंग क्या होती है कि भाई ये चीज है तो ये क्यों नहीं है, वो चीज है तो वो क्यों है, क्यों करना सिखाना रैशनल थिंकिंग होती है। रैशनल अमोंग डिफरेंट सब्जेक्ट। हाउ आर आर्ट्स एंड साइंस ट्रीटेड? अब आगे आर्ट और साइंस को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा? सेपरेट स्ट्रीम नहीं, आर्ट लेस देन इम्पोर्टेंट, साइंस प्रियोरिटाइज नहीं, नो हार्ड सेपरेशन, ये इनके बीच में ज्यादा अंतर ही नहीं रहेगा। मान लो ये आर्ट है, ये साइंस है, पहले अंतर था लेकिन अब ये अंतर इतना नहीं रहेगा। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ इंडिया। व्हेन विल स्टूडेंट टेक ए फन वोकेशनल कोर्स? फन वोकेशनल कोर्स कब बच्चा चॉइस कर सकता है? तो वो छठी से आठवीं तक का बच्चा है जो वो वोकेशनल कोर्स को ले सकता है। एवरी स्टूडेंट विल टेक फन वोकेशनल कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बैकलैश पीरियड फॉर इंटर्नशिप? आप बात करोगे भाई, जो बैकलैश पीरियड फॉर इंटरेस्टिंग विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट आपका 10 days रहेगा। बैकलैश पीरियड क्या होता है भाई? कुल मिलाकर इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। वो अभी बात करते हैं बैकलैश पीरियड कितने का होता है इंटर्नशिप के लिए। वो होता है 10 दिन का। नॉलेज ऑफ इंडिया। व्हाट डज नॉलेज ऑफ इंडिया इंक्लूड? क्या इंसेंट हिस्ट्री को, केवल ज्योग्राफी को, केवल पॉलिटिकल को? नहीं, इंसेंट कंट्रीब्यूशन, यानी जो हमारे पुरातन जो मतलब महापुरुष थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, है ना, या फिर संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। तो नॉलेज ऑफ इंडिया किसको कंटेन करेगा अब आगे? भाई उनके कंट्रीब्यूशन को, मॉडर्न सक्सेस को, चैलेंज को, फ्यूचर एस्पिरेशंस को, इसने इसको इंक्लूड किया है नॉलेज ऑफ इंडिया ने। इंक्लूड एंसेंट इंडिया कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो मॉडर्न इंडिया तक भी है। जैसे भाई इंसेंट टाइम पे जीरो की खोज हुई है तो वो आज तक चल रही है ना, मॉडर्न इंडिया को भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना आज तक। और भाई आगे के लिए भी ये है ना, फ्यूचर के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करता रहे कि हमारा पुरातन जो भारत था वो आज भी भारत को, वर्तमान को और आने वाले भविष्य को भी इंस्पायर करेगा। ये आप सिखाने जा रहे हो। वेयर विल इंडियन नॉलेज सिस्टम बी इंक्लूडेड? तो आप बात करोगे सेपरेट सब्जेक्ट नहीं, हायर एजुकेशन नहीं, ऑप्शनल कोर्स नहीं, थ्रो आउट करिकुलम इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी कवर्ड थ्रू आउट करिकुलम वेन एवर रेलिवेंट, यानी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में इसने बताया कि भाई एंसेंट इंडिया में क्या कैसी चीजें सिखाते थे जो रेलेवेंट होती थी ना। यानी खेती के बारे में बताना है तो खेती एक ऐसा सब्जेक्ट होता था, उसके बारे में ही सिखाया जाता था। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात यही है कि भाई इसी प्रकार से हम आगे चीजों को इंक्लूड करेंगे कि भाई रेलेवेंट सब्जेक्ट को ही पढ़ाएंगे, जिस चीज का काम नहीं है ना वो उसको नहीं पढ़ाएंगे। व्हाट विल स्टूडेंट बी टॉट अबाउट एथिक्स? एथिक्स के बारे में क्या सिखाया जाएगा? क्या रूल सिखाए जाएंगे? क्या रिलीजन वैल्यू? क्या लीगल एस्पेक्ट? नहीं, डूइंग व्हाट इज राइट विद लॉजिकल फ्रेमवर्क। हम बच्चे को सिखाएंगे कि वो करो जो सही हो, और उसके पीछे लॉजिकल फ्रेमवर्क भी देना है कि भाई क्यों सही है ये। तो बच्चे को क्या सिखाया जाएगा भाई? उस चीज की महत्वता बताई जाएगी, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बताया जाएगा उसके पीछे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम, जो हम ठीक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो ठीक क्यों है। डूइंग व्हाट इज राइट विद लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल डिसीजन। जैसे सच बोलते हैं, ये बोल के काम नहीं चलाना। सच बोलने से क्या फायदे होते हैं, झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, ये सब सारा डिटेल से डिस्कस करके बताना। विच ट्रेडिशनल स्टोरी विल स्टूडेंट रीड? किस प्रकार की
बच्चे स्टोरियां, ट्रेडिशनल स्टोरियां पढ़ेंगे आगे। पंचतंत्र को इंक्लूड कराया है, जटाका को यूज किया है, हिट हितोपदेशिया, यानी अच्छा हितो ये क्या है? हित उपदेश, हितोपदेशा, हित उपदेश, जातक, ये जतका नहीं है, ये जातक की कहानियां होती थी, पंचतंत्र की कहानियां, जातक की कहानियां, हितोपदेश के थ्रू आप बच्चे को स्टोरियां बताओगे। ठीक है, स्टूडेंट विल रीड पंचतंत्र, हितोपदेशा और अदर इंडियन टेल्स। नेक्स्ट, व्हाट हेल्थ ट्रेनिंग विल बी इंक्लूड, कैसी आपको ट्रेनिंग इंक्लूड करनी है हेल्थ के अकॉर्डिंग? प्रिवेंटिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड फर्स्ट एड। क्या केवल फिजिकल एजुकेशन? क्या स्पोर्ट लर्निंग? क्या स्पोर्ट ट्रेनिंग या डिजीज ट्रीटमेंट? नहीं, हम हेल्थ ट्रेनिंग बच्चे को, कैसे हमें स्वस्थ रहना है मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, न्यूट्रिशन क्या कुछ खाना चाहिए, कैसे साफ सफाई के बारे में, फर्स्ट एड यानी छोट मोट यदि चोट लग जाती है तो सबसे पहले क्या करना, उसको हम फर्स्ट एड की कैटेगरी में रखते हैं। हाउ विल करिकुलम बी रीडिजाइन, तो ये हमारा जो आगे करिकुलम जो बनेंगे वो किस प्रकार से, एनईपी के अकॉर्डिंग इसने बोला है, तो वो किस प्रकार से होने चाहिए? रूटेड इन इंडिया एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, भारतीय जड़ों से जुड़े होने चाहिए और लोकल कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए। करिकुलम विल बी स्ट्रांगली रूटेड इन इंडियन एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड एथूज। व्हाट स्पेसिफिक ट्राइबल नॉलेज कोर्स में बी अवेलेबल, आप बात करते हो कि भाई ट्राइबल नॉलेज कोर्सेज किस प्रकार से अवेलेबल होंगे? केवल लैंग्वेज ओनली कोर्स, केवल हार्ड हैंडीक्राफ्ट, केवल ट्रेडिशनल डांस नहीं, एथिनो मेडिसिनल प्रैक्टिस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेचुरल फार्मिंग, इनके थ्रू आप ट्राइबल नॉलेज के कोर्स, यानी जो आप बात करते हो वन्य या वनवासी नॉलेज है जो लोगों की, उसको आप किस प्रकार से कोर्सों के थ्रू पिरोगे, उसमें क्या रहेंगे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिखाएंगे, वन को कैसे व्यवस्थित रखना है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाना है, उसको सिखाना है, एथिनो मेडिसिनल प्रैक्टिस, यानी जड़ी बूटियों से कैसे बीमारियों को उपचारित करना है, तो वो भी प्रैक्टिस सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट इज एसेंशियल रीडिंग, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की एसेंशियल ऑफ रीडिंग के बारे में बात करोगे तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ाने की बात है, ओनली फंडामेंटल राइट, केवल प्रेम्बल नहीं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, experts from Indian Constitution are essential reading for all student। ठीक है, तो आप बात करते हो हाउ विल बैगलेस डे बी यूज, जो बैगलेस डेज की जो आपको पीरियड ऑफ ड्यूटीज मिलती थी, वो जैसे 10 दिन की थी, वो किसमें यूज होगी? वो एक्टिविटी को इनरीच करने के लिए होंगी, जैसे बढ़ाने के लिए, आर्ट, क्विज, स्पोर्ट, वोकेशनल, क्राफ्ट, यानी जो ये बैक डेज ट्रेनिंग होंगी जो 10 दिन की, उसमें क्या सिखाया जाएगा टीचर्स को या स्टूडेंट्स को? तो आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट। ठीक है, व्हाट विल स्टूडेंट विजिट एज एक्सपोजर, तो यहाँ पर ओनली म्यूजियम, क्या म्यूजियम में घुमाने बच्चे? क्या साइंस सेंटर में ही? क्या इंडस्ट्रियल? नहीं, हिस्टोरिकल कल्चरल मोमेंट, मोनूमेंट्स, लोकल आर्टिस्ट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां बच्चे को घुमाने के लेके जाना है। ठीक है, और हिस्टोरिकल और कल्चरल मोनूमेंट, जो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं अपनी, वहां पर पुरातन जो मंदिर है या फिर कोई भी आपकी पुरानी जो चीज है, ताजमहल है, वहां पर आपको
बच्चों को घुमाना है ताकि उनका एक्सपोजर ज्यादा बढ़े। विच एथिकल थीम विल बी एक्सपेंड, किस प्रकार की एथिकल थीम अपने को बनानी है कि भाई जैसे ओनली ऑनेस्टी, क्या एकेडमिक इंटीग्रिटी, क्या एनवायरमेंटल एथिक्स, ये ओनली के कारण ये गड़बड़ हो गया। आप बताओगे चीटिंग, वोलेंस, प्लेगरिज्म, लिटरेटिंग, टोलरेंस, इक्वलिटी, एम्पैथी, इनके बारे में बताओगे। एथिकल लर्नर्स, एथिकल जो थीम होगी ना बच्चे को, जैसे मूल्य, जिसको हम बोलते हैं मूल्य बोध होना, कि भाई क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। आप ये इस चीज का ज्ञान देने जा रहे हो तो आप बच्चे को क्या क्या सिखाओगे। चीटिंग के बारे में बताओगे, चीटिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है। वो लेंस के बारे में बताओगे, हिंसा के क्या फायदे क्या नुकसान है। प्लेगरिज्म यानी चोरी, रिसर्च के मामले में चोरी करना, लिटरेटिंग करना, टोलरेंस, इक्वलिटी, और ये सब सारा आप उसमें एथिकल थिंग्स को आपको बढ़ाना है। व्हाट विल बी शोन इन वीडियो डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये जो वीडियो के थ्रू बच्चे को जो भी आप दिखाओगे, क्या दिखाओगे, करंट अफेयर, हिस्टोरिकल इवेंट, साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं, इंस्पिरेशनल इंडियन ल्यूमिनरीज इन साइंस एंड बियॉन्ड। वीडियो डॉक्यूमेंट्री जो आप बच्चे को दिखाओगे वो इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, इंस्पायर करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। एंसेंट एंड मॉडर्न, जो यानी पुराने समय में जो महाभारत दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट्री के तौर पे, है ना, या रामायण दिखा सकते हैं, या फिर एंसेंट इंडिया में भाई चाणक्य के बारे में डॉक्यूमेंट्री है। महापुरुष जो भी रहे हैं, सुश्रुत के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किसी ने किया है, संगीत के क्षेत्र में काम किया है। इस प्रकार से आप वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू बच्चे के अंदर जो वैल्यूज है वो इंस्पिरेशनल जो चीजें हैं ना वो डालनी। व्हाट कंपटीशन में बी हेल्ड, किस प्रकार का कंपटीशन कराया जा सकता है। केवल एकेडमिक, केवल स्पोर्ट की, या केवल कल्चरल कंपटीशन नहीं। लर्निंग थ्रो फन एंड इंडिजीनियस गेम, जो प्रतिस्पर्धा है ना वो, जो मतलब खेल खेल में बच्चे को जो सिखा रहे हो गेम के थ्रू, उसमें आप उसकी प्रतिस्पर्धा करवा सकते हो। ठीक है। और फिर क्या कहना चाह रहा है, असेसमेंट रिफॉर्म्स, व्हाट इज द शिफ्ट इन असेसमेंट एम। यहाँ पर बात करोगे तो आप भाई जो असेसमेंट को शिफ्ट करने का हमारा क्या एम है। जो पहले हम यूनिट टेस्ट लेते थे या कुछ और कंपटीशन के थ्रू करते थे, समेटिव टेस्टिंग करते थे, प्रोजेक्ट बेस करते थे, या ऑनलाइन से करते थे, लेकिन आज हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, समेटिव टू रेगुलर। समेटिव यानी कभी कभार, या फिर साल में एक दो बार से हम अब असेसमेंट है ना रेगुलर बेस पे करेंगे। तो इसके एग्जांपल भी आजकल आ रहे हैं कि जैसे प्राइमरी स्कूल की विजिट कोई हाई स्कूल का टीचर कर रहा है, और वो रेगुलर बेस पे कर रहा है। रेगुलर बेस पे करनी है, ड्यूटियां लगती है ना, कि भाई बच्चे कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख पा रहा है, क्या 2+2 आ गया है नहीं आ पाया। फॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी बेस, समेटिव से फॉर्मेटिव हम जाएंगे असेसमेंट के तौर पे। असेसमेंट का मतलब वही कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या है, इसकी असेसमेंट की पहली पर्पज क्या है, रैंकिंग स्टूडेंट, बच्चे को बताना पहला तू है दूसरा तू है तीसरा तू है, नहीं। क्या फिल्टरिंग स्टूडेंट है, होशियारों को एक तरफ करना या बेकारों को एक तरफ करना, ऐसे करना नहीं। स्कूल एवेल्यूशन नहीं। आप देखोगे लर्निंग बच्चा कितना सीख पा रहा है, प्राइमरी पर्पज इज फॉर लर्निंग टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हाउ विल पर्पज कार्ड चेंज, तो पर्पज कार्ड चेंज ओनली मार्क ग्रेड्स। होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट, ये पर्पज जो कार्ड है होगा वो कैसे चेंज होगा, वो क्या चेंज लेके आएगा, ये क्या उसमें नोट होगा, क्या मार्क और ग्रेड होंगे, क्या टीचर कमेंट होंगे उसमें, क्या अटेंडेंस रिकॉर्ड ही होगा। प्रपोजल कार्ड नहीं, प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड में हमारा क्या रहेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट 360 मल्टी मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रहेगी वो, कि भाई ये खेलने कूदने में ऐसा है, खान मतलब साफ सफाई में ऐसा है,
साइंस में ऐसा है, आर्ट में ऐसा है, म्यूजिक में ऐसा है। इस प्रकार से एक पूरा प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट को कंटेन करने वाला। व्हाट विल प्रोग्रेस कार्ड इंक्लूड? तो इसमें क्या है कि भाई प्रोग्रेस कार्ड क्या क्या इंक्लूड करेगा? केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस को, एग्जाम स्कोर्स को, बिहेवियर कार्ड को नहीं। वो सेल्फ असेसमेंट होगी, सीखोगे, पीयर असेसमेंट, है ना, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड पोर्टफोलियोज। इसमें पोर्टफोलियोज होंगे, ठीक है, क्या चीज उसकी बढ़ रही है, क्या किस चीज में वो पीछे है। फिर आगे क्या है? व्हाट कुड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हेल्प विद? एआई सॉफ्टवेयर है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें? रिप्लेसिंग टीचर, केवल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, केवल एग्जाम प्रिपरेशन नहीं। ट्रैकिंग स्टूडेंट ग्रोथ एंड करियर गाइडेंस, एआई का आप यूज करोगे स्टूडेंट के ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए और उसके करियर की गाइडेंस के लिए, ठीक है। व्हाट हार्म टू करंट एग्जाम काज? तो ये जो करंट एग्जाम काज है उसमें क्या मतलब नुकसानदायक है? ये ज्यादा इजी है क्या? ये बहुत कम एग्जाम होते हैं या बहुत प्रैक्टिकल है? नहीं। रिप्लेस लर्निंग टाइम विद कोचिंग कल्चर। आज का जो समय चल रहा है, जिस टाइम पे बच्चा सीखने का टाइम होता है ना उसका, उस टाइम पे वो कोचिंग सेंटरों के धक्के खा रहा होता है। तो इसका मतलब क्या? तो उसका टाइम ज्यादा वहां जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है भाई, एग्जाम जो आजकल के जो चल रहे हैं, एग्जाम को क्लियर करने के लिए बच्चा कोचिंग जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो लर्न कब करेगा, सीखेगा कब? तो इसीलिए ये इसका हार्मफुल एक्टिविटी है, कहना चाहिए आज के एग्जाम जिस दौर में चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम चेंज, बोर्ड एग्जाम कैसे आपके चेंज होंगे? ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्या ज्यादा डिफिकल्ट बना दिए जाएंगे? जब क्या ज्यादा फ्रिक्वेंट बना दिए जाएंगे, जल्दी जल्दी होने वाले? नहीं। ये रीडिजाइन होंगे किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सब्जेक्ट चॉइस बेस पे, कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में। यानी जो कोर कॉम्पिटेंसी की बात है उसका मतलब भाई मध्य में उसका जो वो सीखने आया है, सीखना चाह रहा है, यानी साइंस लिए तो साइंस में भी उसकी एक्सपर्टीज हो, ऐसी नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कैन स्टूडेंट टेक बोर्ड एग्जाम ईयरली? जो बच्चा है भाई, वो कितनी बार बोर्ड एग्जाम देगा एक साल में? वो एक बार देगा नहीं, 3 बार देगा, अनलिमिटेड नहीं। ट्वाइस मेन एंड इम्प्रूवमेंट, एक बार तो मेन एग्जाम देगा यदि उसको लगता है कि भाई मेरे कुछ, मैं इस मेरा ये एग्जाम में ये गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से मेरा स्कोर नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो इम्प्रूवमेंट के तौर पे भी साल में 2 बार बच्चा बोर्ड एग्जाम दे पाएगा। व्हाट विल बोर्ड एग्जाम प्राइमरी टेस्ट? जो बोर्ड एग्जाम है वो क्या बेसिक तौर पे क्या चेक करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे? मेमोराइजेशन, कोचिंग कंटेंट, या केवल थ्योरी? नहीं। कोर कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी, मतलब जो क्या टेस्ट करेंगे? विल टेस्ट प्राइमरली कोर कैपेसिटी रेदर देन मंथ्स ऑफ कोचिंग मेमोराइजेशन। व्हाट पॉसिबल एग्जाम मोड्स आर मेंशन्ड? ओनली एनुअल एग्जाम, ओनली ऑनलाइन, ओनली प्रैक्टिकल? नहीं। एनुअल, सेमेस्टर, मंथली एग्जाम, टू लेवल एंड टू पार्ट एग्जाम। तो आप एग्जाम का मॉडल है ना इस प्रकार से ले सकते हो: एनुअल, सेमेस्टरली, मंथली, टू लेवल और टू पार्ट एग्जाम। पॉसिबल मॉडल आपके क्या क्या है? यही होते हैं, या तो एनुअल होते हैं, या मंथली होते हैं, या सेमेस्टर वाइज होते हैं, या टू सब्जेक्ट लेवल होते हैं, या टू पार्ट एग्जाम होते हैं। व्हेन इज द असेसमेंट ट्रांसफॉर्म एक्सपेक्टेड बाय 2022 से 23 तक, है ना? ये एकेडमिक सेशन जो था इसमें ये जो असेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हो जाना चाहिए था 2022 से 2023 तक, यही इसकी अपेक्षा थी। विच ग्रेड विल हैव स्कूल एग्जामिनेशन? तो आप बात करते हो स्कूल एग्जामिनेशन, आपका किस स्कूल एग्जामिनेशन आपका कौन सी क्लास में होगा? तीसरी, पांचवी और आठवीं।
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। यहाँ से चौथी काट दोगे, सातवीं और छठी और सातवीं काट दोगे, तो तीसरी, पांचवी और आठवीं के लिए आपका ग्रेड, तीसरी, पांचवी और आठवीं के लिए आपकी स्कूल एग्जामिनेशन होंगे, स्कूल लेवल पर एग्जाम। स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5 and 8 to track progress. What will grade 3 एग्जाम टेस्ट? तीसरी क्लास में सीधे पेपर होंगे जाके, कहने का मतलब ना चौथी में होंगे ना छठी सातवीं में होंगे। तो तीसरी क्लास में बच्चे को क्या टेस्ट करेंगे? लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड फंडामेंटल स्किल, FLN। FLN, FLN उसका तीसरी क्लास तक जाकर चेक होगा। एग्जाम 3, ग्रेड 3 एग्जाम टेस्ट बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड फाउंडेशनल फंडामेंटल स्किल्स। हाउ विल एग्जाम रिजल्ट बी यूज? एग्जाम रिजल्ट किस प्रकार से आप यूज करोगे भाई? स्टूडेंट रैंकिंग के लिए नहीं, स्कूल फंडिंग के लिए, टीचर एवोल्यूशन के नहीं, भाई उसकी आगे और उसमें क्या डेवलपमेंट करना है उस पर्पज के लिए कर सकते हो, सिस्टम को सुधारने के लिए कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज परख? ये परख क्या है भाई? ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है, NAC है ये। परख इज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है, और परख की फुल फॉर्म भी आगे आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। स्किल एंड एसेंशियल कैपेसिटीज, विच स्किल आर एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट? किस प्रकार की स्किल बच्चों के लिए बिल्कुल जरूरी है? एकेडमिक केवल, वोकेशनल, क्या लैंग्वेज नहीं। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका बढ़ना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात क्या होती है? जैसे यदि मैं ये बोल दूं कि भाई बहुत सारे आपके पुराने जो भी लिटरेचर हैं उसमें कई बार क्या होता है, ये अपने महाकाव्य हैं, तो अपन कई चीजों को बड़ा ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। हर धर्मों में ये बात लिखी होती है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट से ऊपर की बात होती है कि भाई भगवान ने सूर्य को एक उंगली पर ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये साइंटिफिक लेवल पे ये बात प्रॉपर है? ये हर धर्म में है, हर हर किताब में होता है। हर रिलीजियस जो किताब होती है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की ऐसी तैसी कर देती है कि भाई इस भगवान ने सूर्य को निगल लिया, उस भगवान ने सूर्य को बीच से काट दिया, या इस खुदा ने अबे चांद को दो हिस्सों में काट दिया एक तलवार से। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं है। तो बच्चे की जो स्किल्स हैं वो, या जैसे हम बच्चे होते थे तो हम भी ये सोचते थे पता नहीं, आ, मतलब ओवर थिंकिंग करके कुछ भी साइंटिफिक बात नहीं सोचते थे। या फिर क्रिएटिविटी, कहने का मतलब एसेंशियल जो स्किल्स हैं वो बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने वाली होनी चाहिए। क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, सहयोग की भावना आए, डिजिटल लिटरेसी आए उसके अंदर, ये स्किल्स उसको सिखानी सिखानी है। व्हाट कंटेम्परेरी सब्जेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस? तो आप बात करते हो तो ये क्या आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है कंटेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पर? AI, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, आप ये सब सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे। व्हाई इज मैथमेटिक्स एम्फेसाइज? तो यहाँ पर बोलोगे आप, फॉर फ्यूचर, फॉर इंडियन या इंडियाज फ्यूचर लीडरशिप इन AI। हमको मैथमेटिक्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना है, मशीन लर्निंग के, क्योंकि इंडिया का जो फ्यूचर है वो, इंडिया है ना AI का, मशीन लर्निंग का और डाटा साइंस का फ्यूचर बनने वाला है आने वाले टाइम में, और उसका लीडरशिप करेगा उस चीज में। तो इसीलिए हमको मैथमेटिक्स पे जोर देने के लिए बोला गया है। हाउ विल मैथमेटिक्स बी मेड इंगेजिंग? मैथमेटिक्स कई बार बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो उसको इंगेज करना है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंगेज करना है? पजल सोल्व करवाएंगे उनसे, गेम करवाएंगे मैथमेटिकल लेवल पे, इनोवेटिव मेथड्स, मैथमेटिकल किट जो आजकल स्कूलों में चल भी रही हैं, जिसमें बच्चे को 2+2 सिखा रहे हैं, तो ये टू का मतलब क्या है, और प्लस का मतलब क्या है, और फिर अगेन टू का मतलब क्या है, और इक्वल टू का मतलब कैसे, यानी उसको एक्टिविटी बेस पे चीजों को सिखाना है।
क्योंकि बच्चे को एंगेज करना है तो जोड़ के रखना है, तो पजल के थ्रू, गेम के थ्रू, या इनोवेटिव मेथड जो आप अच्छे अच्छे इनोवेशन जिसमें होती है, इंजॉयबल थिंकिंग बने जिसमें मैथमेटिक्स भी, मैथमेटिक्स का फियर ना बने और मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट उनके लिए ना रहे, तो इसके लिए इंजॉयबल टास्क एक्टिविटी आपको करनी है। व्हेन विल कोडिंग एक्टिविटी बी इंट्रोड्यूस? कोडिंग किस क्लास को सिखानी है? कोडिंग बोल रहे हैं मिडिल क्लास को सिखा देंगे। मिडिल क्लास क्या एज है? एज है छठी से 8वीं के बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात हो रही है, बताओ। यानी ये एनईपी का बड़ा चेंजेस देखने को मिला है मिडिल स्टेज में ही, जिसमें बच्चा क्या होगा, 6ठी से 8वीं में होगा, और एज क्या आपकी हो रहेगी, 11 से 14 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाने की बात हो रही है। उसकी क्लास रहेगी 6ठी से 8वीं, 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात हो रही है, एट एज 11 to 14, और मिडिल स्टेज में सिखाएंगे वो। फिर क्या है, विच स्किल इंक्लूड डिजिटल लिटरेसी? कौन सी अपने को डिजिटल लिटरेसी की स्किल सिखानी है? डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, केवल इंटरनेट यूज और कंप्यूटर साइंस नहीं। व्हाट वैल्यूज विल बी डेवलप्ड? यानी कौन सी वैल्यूज, वैल्यूज की बात है, मूल्य बोध होना है ना। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये आपको डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। केवल रिलीजियस और मॉडर्न वैल्यू की जरूरी नहीं है, एकेडमिक की जरूरी नहीं है। व्हाट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस? एनवायरमेंटल अवेयरनेस के तौर पे बच्चे को आप क्या क्या सिखाना चाहोगे? वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, सैनिटेशन, हाइजीन। वाटर के स्रोतों को कैसे हमें बचाए रखना है, तालाब को कैसे साफ सुथरा रखना है ना, हाइजीन और सैनिटेशन, यानी इनके बारे में हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस के तौर पे चीजें सिखाएंगे। व्हाट काइंड इज इंक्लूडेड बियॉन्ड एकेडमिक्स? तो एकेडमिक्स के परे हमें क्या चीजें सिखानी है बच्चे को? केवल नॉलेज टेक्स्ट बुक के थ्रू, केवल ग्लोबल इश्यूज को, केवल हिस्टोरिकल इश्यूज को बताना नहीं, क्रिटिकल इश्यू फेसिंग लोकल कम्युनिटी। भाई हमारे लोकल में क्या चीज की जो प्रॉब्लम है ना, कम्युनिटी फेस कर रही है, या क्या इश्यू फेस कर रही है, उनके बारे में बताना, कास्टिज्म के बारे में बताना, और स्टेट के बारे में बताना, कंट्री की क्या प्रॉब्लम है, एक स्टेट की क्या प्रॉब्लम है। तो केवल नॉलेज आपको एकेडमिक लेवल पर, मतलब नॉलेज ऑफ क्रिटिकल इश्यूज फेसिंग लोकल कम्युनिटी, स्टेट, कंट्री एंड वर्ल्ड, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन सिटीजनशिप स्किल? सिटीजनशिप के तौर पे बच्चे को क्या आप स्किल उसमें ऐड करवाओगे? कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है अपनी, फंडामेंटल राइट केवल नहीं, केवल वोटिंग नहीं, केवल लीगल नॉलेज नहीं, बच्चे की ड्यूटीज पे ज्यादा, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, क्योंकि आजकल क्या है, सबको अपनी फंडामेंटल राइट्स का तो पता होता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है हमारी वो हमको नहीं ध्यान होता। लेकिन इसीलिए हम इस एनईपी में देखते हैं, एनईपी ने ज्यादा जोर फंडामेंटल राइट्स की बजाय फंडामेंटल ड्यूटीज पे लगाया है, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। पानी को खराब नहीं करना चाहिए, बिजली की बचत करनी चाहिए, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और यदि कुछ आगे आएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। विच ह्यूमन वैल्यूज आर स्पेशली मेंशन्ड? केवल सक्सेस वैल्यूज को वेल स्पेशली मेंशन, हमने ह्यूमन वैल्यू, मानव अ, यानी जो कृत्य होने चाहिए, मानव कर्म किस प्रकार के हमारे होने चाहिए, वो क्या क्या है? इसमें सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्या, निष्काम कर्म, ये कह रहा है सेवा, अहिंसा है, ये अहिंसा लिखा गया है, कि भाई बच्चे को हमको ह्यूमन वैल्यू कौन सी सिखानी है?
सेवा, सेवा यानी आप सर्विस की बात कर रहे हो। अहिंसा यानी आप टॉलरेंस की बात कर रहे हो। स्वच्छता यानी हाइजीन की बात कर रहे हो। सत्या यानी ट्रुथ की बात कर रहे हो। निष्काम कर्मा यानी आप क्रेडिबिलिटी के चक्कर में नहीं हो कि भाई मेरे को क्रेडिट मिले। मुझको क्रेडिट नहीं चाहिए, ऐसी भावना। हमारे मोदी जी भी बोलते हैं ना ऐसी। वैल्यूज लाइक सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्या और निष्काम कर्मा, ये हमारी सिखाई गई है। व्हाट इज जीसीई इन कॉन्टेक्स्ट? जीसीई स्टैंड फॉर, जी फॉर ग्लोबल, सी फॉर सिटीजनशिप, ई फॉर एजुकेशन। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये जीसीई है भाई। लास्ट हमारे दो क्वेश्चन और हैं, हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो हमारे लास्ट दो क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन साइंटिफिक टेम्पर? भाई साइंटिफिक टेम्पर में आप क्या इंक्लूड करोगे? कि भाई साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। भाई मान लो ये बोल दिया जाए कि भाई कोई भी बात आपको बोल दी जाती है, आप उसके पीछे तथ्य देखते हो, फिर तथ्य नहीं देखते तो आप साइंटिफिक टेम्पर नहीं है आपका। जैसे ये द्वारकाधीश कृष्ण की जो द्वारका थी, वो गुजरात के, ये जो गुजरात है मान लो, इंडिया ये बन गया मान लेते हैं, यहाँ द्वारका थी, बोलते थे तो ये बात मतलब लोगों ने ना गोताखोरों ने इसको तो बड़े निकाला नीचे जाए, तो ये कंफर्म होगी ये बात, तो ये बात मानी जा सकती है, एविडेंस मिल गया आपको इस चीज का। तो इसको आप साइंटिफिक टेम्पर के तौर पे देखोगे। लेकिन जब हम ऐसी बात बोलते हैं कि सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुख के अंदर ग्रहण कर लिया, तो ये साइंटिफिक टेम्पर वाली बात नहीं है। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है बच्चे के अंदर एविडेंस बेस्ड थिंकिंग होना। जैसे बच्चे को डरा दिया जाता है भूत होते हैं, इस प्रकार से, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। एविडेंस लेके आओ, एविडेंस बेस पे थिंकिंग और एनालिसिस करना, क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, तो ये सब सारी साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ही होना चाहिए बच्चे के अंदर। देश को आगे लेके जाती है चीजें, यदि हम इन चीजों को ले लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये बाकी देश कर रहे हैं एआई पे काम, और यदि हम पीछे ही जाते चले जाएंगे ना, ये पीछे वाली हिस्ट्री बेस कुछ कुछ भी मनगढ़ंत बातों में ही पड़े रहेंगे, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप हो पाएगा और साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो पाएंगी, और रिसर्च नहीं हो पाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? व्हाट वोकेशनल एक्सपोजर इज इंक्लूडेड? वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स, केवल जॉब्स के लिए, केवल इंटर्नशिप के लिए, केवल करियर काउंसलिंग के लिए नहीं। वोकेशनल जो एक्सपोजर अपने को बच्चे को देना है, तो वो किस बेस का होना चाहिए? वो वोकेशनल एक्सपोजर देना है और स्किल देनी है। ज्यादातर यहीं कहीं पे यदि स्किल्स आ जाता है ना, तो उसको आप ऑप्शन को पॉजिटिव ही मानोगे। व्हाट एथिकल रीजनिंग बी एम्फेसाइज? केवल प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ावा देना है, रिलीजियस एथिक्स को, सोशल एथिक्स को नहीं। एथिकल एंड मोरल रीजनिंग इज एसेंशियल स्किल्स। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के इसी कंटेंट के जो हम 400 में से हमने क्या करे हैं, हमने करे हैं 100 क्वेश्चन, बच गए हमारे 300 क्वेश्चन, ये भी हम नेक्स्ट पार्टों में करेंगे कवर। और ये जो ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट है ना, इसको सारे को कवर कर देंगे, एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन बना रखा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।